हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सरफराज और मैं आज आपको इंग्लिश की 7th पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ एंड इवनिंग वेट विद रेन। तो सबसे पहले हम थोड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस पॉइंट की कर लें कि ये किस बारे में पोइम है और किसने लिखी हुई है। तो हमारे ये पोइम जो है वो वेदपाल दीप ने, जो हमारे जम्मू कश्मीर के एक राइटर थे, उन्होंने ये पोइम लिखी हुई है। तो उन्होंने इस पोइम के अंदर एक शाम की माहौल की तस्वीर कशी की है कि ऐसी शाम जब बारिश है और चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। तो द पोइट हियर रिप्रोड्यूस द एटमॉस्फेयर ऑफ एन इवनिंग दैट वाज वेट विद रेन। बारिश भी है और तन्हा रात शाम का मौसम है। द पोइट वाज वॉकिंग थ्रू ए लेन, और जो पोइट है वो एक गली से गुजर रहा होता है। तो जो पोइट होता है उसका जो दिमाग में जो सोच चल रही होती है, या वो हम ये कहें कि वो जो जो उस वक्त उसका मूड होता है वो बहुत ही उदास होता है, वो सैड की होता है, वो डिप्रेस्ड होता है। द पोइट वाज इन सैड एंड डिप्रेस्ड मूड। और वो अपने बचपन के वो जो बचपन की यादें हैं, कुछ बचपन के जो उन्होंने कुछ काम किए होते हैं, वो जो मेमोरीज़ होती हैं उनको याद करता है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड बिगन टू फ्लड द पोइट्स माइंड, वो उसके दिमाग में आने लगती है। ही रिमाइंड्स ऑफ द टाइम व्हेन ही यूज्ड टू स्टैंड इन कोर्टयार्ड, उसको याद आता है जब वो आंगन में खड़ा होता है और लिसनिंग टू द साउंड, वो जो म्यूज़िक तब जब वो बचपन में सुनता है वो सब कुछ याद आने लगता है। बट ही नोज़ दैट हिज डेज आर नंबर्ड, मगर अब वो जानता है कि अब जो उसके ज़िंदगी का सफ़र है वो बहुत गिना चुना रह चुका है। अब वो ये भी जानता है कि अब वो जो ज़िंदगी के उसके दिन हैं वो गिने चुने रह चुके हैं। सो ही लेफ्ट हिमसेल्फ टू द हिज फेट, इसलिए वो अपने आप को किस्मत के हवाले कर देता है। तो हम लोग इस पॉइंट के अंदर देखेंगे कि इस शाम का मंज़र जो वेदपाल दीप ने एक शाम के मंज़र की माहौल की जो तस्वीर कशी की है, उसमें उन्होंने किन चीज़ों का, किन उदासी का, किन नाउमीदी से जो भरा हुआ एक शाम है उसका जिक्र किया है, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एन इवनिंग वेट with rain, as I walk through the lane, the beckons the hand to hold them with love. The mind also know subtle signals of the breeze. Should I stand on the ground or waft with wind? शायर ने एक ऐसी शाम का जिक्र किया है जिसमें बारिश की वजह से हर चीज़ गीली हो चुकी है। शायर एक गली से जा रहा। The heart beckons the hands to hold them with love. शायर का दिल चाहता है कि वो दूसरे साथी का जो हाथ है वो प्यार से पकड़ ले। The mind also knows subtle signals of the breeze. और जो दिमाग है वो भी शायर को इस बात का सिग्नल्स दे रहा है कि हल्की सी हवा चल रही है, और शायर इस में ये फैसला नहीं कर पा रहा है कि मैं शुड आई स्टैंड ऑन द ग्राउंड, क्या मैं ग्राउंड पे क्या मैं खड़ा रहूं, या वेट विद द विंड, या मैं हवा के जो झोंके आ रहे हैं इनको मैं हल्के हचकोले लेते हुए इनका मज़ा लूं, या या मैं ग्राउंड पे खड़ा रहूं। उसको ये बात समझ में नहीं आ रही। विंडोज, doors, evening of the house are wet. Cool breeze touch the leaves of yonder banyan tree. The collar of my coat is also wet with drops of rain. All around region silence. शायर कह रहा है कि ड्यू टू रेन एवरीथिंग इज़ वेट, मतलब कि सभी कुछ चीज़ें बारिश की वजह से गीली हो चुकी हैं। जो अगर हम विंडोज़ की बात करें, डोर्स की बात करें, और यहाँ तक कि साहिबान जो हाउसेस के हैं वो भी गीले हो चुके हैं। कूल ब्रीज टाइट द लीव्स ऑफ द यंडर बनियान ट्री, और जो ठंडी हवा के झोंके हैं वो भी बनियान जो बरगद का पेड़ है उसके पत्तों को हिला रही हैं। और शायर का जो कॉलर है उसके कोट का वो भी गीला हो चुका है, किसकी वजह से? ड्रॉप्स ऑफ रेन की जो बारिश के कतरे हैं उनकी वजह से। और ऑल अराउंड रीजन साइलेंस, और पूरी तरफ चारों तरफ खामोशी ही खामोशी है। माई फीट आर कोल्ड विद वाटर सीपिंग थ्रू माई शूज, माई आईज आर हैवी विद स्लीप और इट इज फेवर।
The ground is very slippery. There is no plan place to stand. The mind is exhausted. Look for some spot to rest. शायर कहता है कि शायर ठंड महसूस कर रहा है. The poet is feeling cold in his feet क्योंकि जो पानी है वो सीप कर रहा है. Seeping means चले जाना. Water is seeping through his shoe. उसके जूते के अंदर जा रही है, तो उसकी वजह से he is feeling heavy in his eyes also. उसकी आंखें भारीपन महसूस कर रही हैं. इट कुड बी ड्यू टू स्लीप और फेवर, या ये बारिश की वजह से हो सकती है, या तो शायर को नींद आने लगी है. पॉइंट इट कंफ्यूज वेदर इट इज़ ड्यू टू स्लीप और ये बुखार की वजह से है. धरती पे फिसलनपन आ गया है बारिश की वजह से. वहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो खड़ा हो. द माइंड इज़ एग्जॉस्टेड. शायर का दिमाग बहुत ही थकान महसूस कर रहा है. लुक्स फॉर सम स्पॉट टू रेस्ट, और वो ऐसी जगह तलाश कर रहा है जहां वो बैठ सके और थोड़ा आराम कर सके. लॉस ऑफ होप हैज़ डार्कन्ड द इवनिंग ऑफ माई लाइफ टू. शायर कहता है कि जो नाउमीदी की वजह से मेरे जो लाइफ है वो भी अंधेरे में चली गई है. मेरी लाइफ में भी अंधेरा हो चुका है. एंड क्लाउड्स गैदरिंग इन द माइंड शेड टीयर्स एज दे पास. और जो नाउमीदी के बादल हैं वो मेरे दिमाग में, नाउमीदी के बादल ने घर कर लिया है. वो घर वो पूरे मेरे दिमाग में नाउमीदी के बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से शायर आंसू बहाने लगता है जब उसे अपने बुढ़ापे में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है. एंड द इवनिंग ऑफ ट्रबल्स, जब शायर अपने बुढ़ापे में मुसीबतों का सामना करता है और वो आंसू बहाता है. माई कंपेनियन, मेरी जो साथी है वो भी परेशान है. इज़ आल्सो डिप्रेस, वो भी परेशान है. एंड टेक मी अलॉन्ग होल्डिंग मी बाय द आर्म, और वो उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और उसे अपने साथ ले जा रही है. इन चाइल्डहुड आई स्टूड alone in my courtyard and waves of air brought the sound of carols. We regret that days gone by do not return. How to call back times past and gone. शायर को अपने बचपन के दिन याद आते हैं. The poet recalls the day of his childhood. He remembered how he used to stand alone in his courtyard. The waves of air would bring the sound of cymbals being rung somewhere. शायर को याद आता है कि किस तरह वो अपने आंगन में खड़ा हुआ करता था. हवा की लहरें कहीं से आती थी और वो करताल बजने की आवाज़ ले आती थी. करताल में थाली का बजना की आवाज़ लेके आती थी. शायर ये सोच कर उदास हो जाता है और बीते हुए दिन लौट कर नहीं आते उन चीज़ों को याद करता है. इस वक्त को वापस बुलाने का कोई रास्ता नहीं उसको नज़र आता है, और वो ये सोचता है कि जो चीज़ें बीत गई वो बीत ही गई, हम उसको वापस नहीं ला सकते. He find no way to call back times that are past and gone. वो उस शायर को बीते हुए वक्त, उस वक्त को वापस बुलाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता है जो बीत चुका होता है. The evening prepares to go to sleep in the lap of night. शायर कहता है कि शाम रात की गोद में सोने के लिए तैयार हो रही है. Slowly, softly, just as the sky feet touch the ground. और ऐसा लगता है कि जैसे मानो आसमान के पांव धरती को आस्ता आस्ता छूने लगे हैं. Shadows of trees rest in the dark tank as some passing could cast a shadow over him. शायर कहता है कि तालाब के किनारे उगे हुए दरख्तों के सायों ने हिलना बंद कर दिया. ऐसा लगता है कि तालाब में आराम करने चले गए हैं. गुजरे हुए एक बादल ने अपनी परछाई पहाड़ पर डाल दी है. There is activity in the house lit with electric bulbs. The poet sees some houses lit with electric bulb. शायद कुछ घरों में इलेक्ट्रिक बल्ब जो हैं वो बिजली की रोशनियाँ जलते हुए देखता है. Moonlight loaf holding the hem of the moon. शायर कहता है कि चांदनी की गोलाई को पकड़े हुए मुस्कुराते हुए लग रही है. और शायर अपने आप से सवाल करता है कि वेयर इज़ माई डेस्टिनेशन, मेरा मंजिल
मैंने जाना कहाँ है, वेयर इज़ द हरी, कहाँ जल्दी है, मुझे कहाँ जाना है। लाइट ऑफ अर्थन लैम्प इन ए वे साइड मोडेस्ट इन वेट मी। शायर कहता है कि मेरा ठिकाना रास्ते के किनारे में एक जो सिराई है, जहाँ एक मामूली सी सिराई है, जहाँ एक मिट्टी का दिया जल रहा है, यही उसका यही शायर का इंतज़ार कर रहा है, जो कभी भी बुझ सकता है। तो हम इस पॉइंट में कहेंगे कि शायर ही थिंक्स दैट हिज ओन होम एंड ही हैज़ नो हरी टू रीच देयर। ही डज़ नॉट थिंक कि उसका अपना कोई घर है और वहाँ उसको जल्दी पहुँचने की है। और शायर का दिमाग है जो निराशा से, दुख से भरा हुआ है। देयर इज़ नो जॉय और लाइट इन द पोइट्स ओन लाइफ। शायर की ज़िंदगी में कोई खुशी या कोई रोशनी नज़र नहीं आती। ही डज़ नॉट थिंक ऑफ हिज ओन होम। वो अपने घर के बारे में नहीं सोचता है, वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म होते हुए देख रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी जो ज़िंदगी का जो सफ़र है कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो हम डिफ़िकल्ट वर्ड की अगर बात करें तो पहले पैराग्राफ में लेन गली इसका मतलब हो गया, और बेकन्स हो गया इशारा करना, और उसके बाद सबस्टल हो गया मामूली सा, छोटा सा। और उसके बाद हम वेट की बात करें तो वेट हो हिचकोले लेना, मतलब मज़े लेना की हम बात कर लें। तो इसके अलावा दूसरे पैराग्राफ में अवनी की बात करें तो अवनी का मतलब त्रिपाल या साहिबान की बात करें। और उसके बाद यंडर का मतलब आ गया कुछ दूरी पे जो बनियान ट्री है, यंडर मतलब कुछ फासले पर। और उसके बाद रीजन हो गया इलाका, एग्जॉस्ट हो गया थका हुआ, और स्पॉट होगी जगह, कंपेनियन हो गया साथी, और डिप्रेस हो गया उदास, सिंबल्स होगी कोई आवाज़।